नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जुडिशरी जंक्शन में। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों के मुझे मैसेज आए और आप लोगों ने कहा कि सर हमें राजस्थान एपीओ के लिए तैयारी करनी है। तो आप लोगों के ही डिमांड पे मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूं यूट्यूब पे ये सारे ही जितने सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लॉ से रिलेटेड आने वाले हैं राजस्थान एपीओ के अंदर। तो मोटा-मोटा 3 महीने का समय है और काफ़ी समय है। तो एटलीस्ट हम लोगों ने ये सोचा है कि माइनर से स्टार्ट करें आपके सारे पेपर्स को और माइनर लेजिस्लेशन जितने भी हैं उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए सीरीज लेकर के आया हूँ। माइनर प्लस मेजर दोनों ही करेंगे। माइनर की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट से। तो राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या इसमें बातें हैं। पार्ट 1 में मेजरली हम लोग 4th चैप्टर तक करेंगे और ट्रस्ट मी आप लोगों को मजा आएगा। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ने, रटने और समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट को, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोविजन है। तो एक्साइज एक्ट की जहां तक बात की जाए तो एक्साइज एक्ट या फिर आबकारी अधिनियम, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो एक राज्य के अंदर जितने भी तरीके की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है या ये कहे कि हम लोग अगर किसी प्रकार का कोई लिकर कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई प्रकार का लिकर कहीं पे सेल हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको करने के लिए एक प्रकार की एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है। और उसको लगाने के लिए जो अधिनियम है या उसके तहत जितने भी अथॉरिटीज या बॉडीज बनाई जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उनको ना मानने पे जो पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं, वो सब इसी लेजिस्लेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके सिलेबस में एक्साइज रूल्स नहीं है, सिर्फ एक्साइज एक्ट है। तो ये आबकारी अधिनियम को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ बेसिक बातों से। तो साहब देखिए, प्री एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ पेक्यूलियर क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशंस में कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं, कई बार पहले पूछे गए हैं। इन एग्जामिनेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि साहब इस एक्ट का डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, यानी ये किस दिन पास हुआ था, लेजिस्लेचर द्वारा इसको बना दिया गया था। तो यहाँ पे राज प्रमुख जो उस समय थे इस राज्य के, हिज एक्सीलेंसी, उनके द्वारा 20 मार्च 1950 को ये लेजिस्लेशन पास कर दिया गया था, यानी कि ये एक्ट बन गया था। इसके बाद अगर इसके इन्फोर्समेंट डेट की बात की जाए तो साहब 1 जुलाई 1950 यानी 1/7/1950 इस डेट से ये लागू है राजस्थान राज्य के अंदर। तो अगर आपसे सवाल एग्जामिनेशन में प्री में पूछा जाए, मेंस में तो इसका कोई जरूरत है नहीं, बट प्री एग्जामिनेशन के लिए 1/7/1950 ये आपको एग्जामिनेशन के पर्पज से डेट याद रखनी है। एग्जाम में प्री में 1 नंबर का सवाल इससे आपको देखने को मिल सकता है। फिर एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द राजस्थान। तो राजस्थान एक्साइज एक्ट है, लोकल लॉ है, राजस्थान राज्य के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान राज्य में ही ये फैलेगा, मतलब वहां तक ही इसका एक्सटेंड होगा। राजस्थान राज्य से बाहर इस लेजिस्लेशन का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो लेजिस्लेशन है ये सिर्फ राजस्थान राज्य के ऊपर एक्सटेंड करता है। वो टेरिटरीज जो 1956 के एक्ट के तहत राजस्थान स्टेट के अंदर आती हैं रिऑर्गेनाइजेशन के बाद, उन सारी टेरिटरीज के ऊपर, यानी जो प्रेजेंट का राजस्थान है, इसके अंदर राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 लागू होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग साहब। इसके बाद सीधा आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। सेक्शन 2 है इसका ओमिटेड हो चुका है। सेक्शन 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट देखा। 3 की बात करें साहब, तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, जो डेफिनेशंस देख रहे हैं, ये सबसे पहले जो ग्रुपिंग है इसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। क्योंकि देखिए लगभग 15-16 लेजिस्लेशंस हैं, और सॉरी 9 लेजिस्लेशंस हैं ऐसे माइनर लेजिस्लेशंस जो आपको याद करने हैं। अभी 9 लेजिस्लेशंस को आप हर एक लेजिस्लेशन की हर एक डेफिनेशन और उसके साथ साथ हर एक सेक्शन किस प्रकार से याद कर पाएंगे प्री एग्जामिनेशन के लिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है हम सब के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। तो हम लोग इसके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स कर सकते हैं जिससे कि हमको इसको याद करना थोड़ा आसान हो। तो सबसे पहले अगर बात करें डेफिनेशंस की, तो देखिए इसमें हमने एक ग्रुप बना दिया है शराब का, दारू का, जिसको देसी भाषा में कहें। तो साहब जितने भी प्रकार के डेफिनेशंस किसी न किसी अल्कोहल से, लिकर से रिलेट करती हैं, उन सबको हमने एक साथ रख दिया है। देखिए सेक्शन 1 आपकी ये जो
बियर है, इसको डिफाइन किया गया है। बियर की बात की जाए साहब तो बियर क्या होता है? बियर के अंदर इंक्लूड होता है सारा ही कुछ, एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम माल्ट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब शराब बनाने का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल है। आ, कई तरीके से शराब बनाई जाती है। मुख्यतः एक इसके अंदर चीज होती है ग्रेन, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी अनाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम बियर की बात करते हैं तो मेजरली देखा जाता है कि साहब इसके अंदर बार्ले का इस्तेमाल किया जाता है, जौ का। और इस बार्ले के इस्तेमाल के बाद ये ग्रेन्स को अंदर डाल करके इसके अंदर यीस्ट डाल करके इसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलता है कुछ दिनों का, और फिर इसके अंदर से इस लिक्विड को, जो फर्मेंटेड लिक्विड है, उसको निकाल करके इसको डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, और बॉयल करने के बाद इस लिक्विड में से अल्कोहल जो है वो निकलता है एवेपोरेट होकर के, और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। यही एक प्रोसेस है आपके अल्कोहल को निकालने का, स्पिरिट को निकालने का। इसी प्रोसेस से सारे ही शराब बनती है। मेजरली मोटा मोटा देखे तो यही प्रोसेस है। डिफरेंस सब में इस मटेरियल का होता है, ग्रेन का होता है। प्रोसेसिंग और थोड़ी बहुत और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एक दो और चीजें बीच में आ जाती है, बट मोटा मोटा देखे तो यही प्रोसेस है। इसमें ये जो बियर है जिसको मैंने आपको बताया, ये जो बार्ले से बनाई जाती है मेनली माल्ट से, इससे बनने वाले हर एक पदार्थ को आप बियर की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, चाहे एल हो, स्टाउट हो, पोर्टर हो। ये सारी ही प्रजातियां हैं बियर की ही। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल तो बहुत फैशन में है जिंजर एल। तो बेसिकली एक प्रकार का ये भी पदार्थ, इसके अंदर अगर अल्कोहल डाल दीजिए आप तो वो बियर की श्रेणी में आ जाएगा। अल्कोहल नहीं है तो वो बियर की श्रेणी में या फिर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस की श्रेणी में नहीं है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखिए कितने प्रकार के आपको शराब यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम अभी बात कर रहे थे बियर की। ये इस प्रकार से बियर है, माल्ट से बनी हुई कोई भी पदार्थ, कोई भी मदिरा, इसको आप बियर के डेफिनेशन में डालेंगे। ऐसे ही देखिए हम जो वाइन कहते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट, जैसे यहाँ पे बार्ले था, यहाँ पे ग्रेप्स आ जाते हैं, ये वाइट वाइन, रेड वाइन आपकी। और उसी तरीके से आपकी ये विस्की और येगरमाइस्टर, स्कॉच, रम, टकीला, वोडका, तमाम तरीके की जो लिकर्स होते हैं वो सारे। ठीक है साहब। अब इसके बाद देखिए एक डेफिनेशन है फर्मेंटेड लिकर की। तो सबसे पहले 1 में हमें क्या मिला? फर्मेंटेड लिकर। फिर आप 10 में आ जाइए और 15 में आ जाइए। 10 में है फर्मेंटेड लिकर और 15 में है लिकर साहब। ठीक है, तो फर्मेंटेड लिकर के अंदर आता है क्या क्या? वाइन, किसी भी प्रकार का वाइन हो, पचारी या पचवई, जिसकी डेफिनेशन आगे हम लोग देखेंगे, वो भी आता है। फर्मेंटेड ताड़ी। देखिए फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमने ऊपर अभी हमने बात की पीछे कि साहब इस प्रोसेस के अंदर ये जो यीस्ट डाला गया है, इसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, फर्मेंटेशन कर दिया गया, मतलब सड़ने के लिए आसान शब्दों में कहा जाए, इसको छोड़ दिया गया। तो ये जो फर्मेंटेड लिकर, किसी भी प्रकार से फर्मेंटेशन करके जब आप बनाते हैं उसको फर्मेंटेड लिकर कहा जाता है। और ये जो फर्मेंटेशन लिकर है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें वाइन्स आती हैं, पचवई आती है, फर्मेंटेड ताड़ी आती है। ताड़ी मतलब कि साहब ये देखिए, ये ताड़ का पेड़ है आपका, ठीक है, तौड़ी का पेड़ है आपका, पाम ट्री भी आप इसको जानते हैं। और इस पाम ट्री के ऊपर आपने देखा होगा कि इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, ऐसे लोग चढ़ जाते हैं और यहाँ पे बास्केट्स लगा देते हैं, जहां से इसका ताड़ी निकाली जाती है। अब अगर ये फ्रेश है, विदाउट फर्मेंटेशन है, तो फिर ये ताड़ी सिर्फ है, ठीक है। और अगर इसको फर्मेंट कर दिया तो फिर वो ताड़ी तो रहेगी, मतलब उसका फर्मेंटेड लिकर भी बोल सकते हैं। And any other liquor that may from time to time declared by the state government to be fermented liquor। तो ऐसा कोई भी लिकर इंक्लूडिंग वाइन, ताड़ी या पचावरी, यहाँ की लोकल डिश है, ये सारी ही ये सारी ही चीजें क्या है? फर्मेंटेड लिकर के अंदर आती हैं, जिनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है साहब। फिर लिकर, लिकर के मायने क्या है? लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स स्पिरिट ऑफ वाइन,
स्पिरिट, हेरिटेज लिकर। देखिए लिकर के सारी प्रजातियों के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिखाई है, तो ये बहुत सारी प्रजातियां हैं लिकर की, दारू की। तो शराब की जितनी भी प्रजातियां उनके बारे में यहाँ पे बताया गया कि इसके अंदर इंक्लूडेड क्या है, वाइन, स्पिरिट, हेरिटेज लिकर। हेरिटेज लिकर वो लिकर्स हैं, आगे चल के हम बात करेंगे, जो राजस्थान के लिए आप कह सकते हो एक तरीके से हेरिटेज है, या फिर जो उनके कल्चर में एसिमिलेटेड है बहुत समय से, जो उनके लिए। देखिए आप राजस्थान की बात करते हैं तो हम बहुत सारे रजवाड़ों की बात करते हैं, जहाँ पे हर एक राज्य का हो सकता है, मतलब उस स्टेट का पर्टिकुलरली एक कोई ऐसा अल्कोहल हो, लिकर हो, जो काफी समय से बहुत फेमस रहा, तो उसको हम लोग हेरिटेज लिकर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। राजस्थान में कई सारी शराब हैं जिनको हेरिटेज लिकर की कैटेगरी में डाला गया है, तो वो भी इसके अंदर आता है। वाइन, ताड़े, पचावर, बियर एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग अल्कोहल, जिसके अंदर भी अल्कोहल है, वो सारी सारी की सारी लिक्विड्स क्या है, लिकर के डेफिनेशन में आती हैं शराब के अंदर। as also any substance which the state government may from to time by notification in the official gazette declare to be liquor for the purpose of this act। और इस एक्ट के लिए राज्य सरकार समय समय के साथ नोटिफिकेशन में डाल के किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड को लिकर की डेफिनेशन में डाल सकती है, लिकर उसको बता सकती है। ठीक है साहब। फिर आता है आपका सेक्शन 3 का 18, ये अलग, यानी अगर देखा जाए तो आप ये तीन डेफिनेशंस को एक साथ याद कर सकते हैं, 1, 10 एंड 15। ठीक है साहब। ये 1, 10 एंड 15 में क्या है, बियर है, फर्मेंटेड लिकर है, लिकर है। अब ये पचावरी या पचवई, सॉरी, ये जो है पचवई 3 का 18, ये एक लोकल लिकर, जिस तरीके से आप देसी दारू कहते हैं उसी तरीके से आप इसको समझ लें, वहां का एक इंडिजिनस या लोकल दारू है, शराब है, विच मीन्स फर्मेंटेड राइस, जो राइट से, मिलेट से या अदर किसी ग्रेन से बनाया जाता है, वेदर मिक्स्ड विद एनी लिक्विड और नॉट, एंड एनी लिक्विड ऑब्टेन्ड देयर फ्रॉम वेदर डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड। तो देखिए शराब को चावल को फर्मेंट करके जो एक शराब बनाई जाती है, देसी दारू आप कह सकते हैं इसको, वहां की लोकल दारू, तो इस तरीके की दारू जिसको पचवई कहते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है। अब ये डेफिनेशंस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये डेफिनेशंस पूछी जाएंगी? नहीं, ये डेफिनेशंस पूछी नहीं जाएंगी आपसे। इन डेफिनेशंस की जहां तक बात की जाए, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सॉरी गाइस फॉर द ब्रेक। तो अब अगले डेफिनेशन की तरफ आते हैं, सेक्शन 3 का 21 एंड 22। तो 3 के 21 की तरफ अगर हम लोग आए, तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग स्पिरिट। साहब ये स्पिरिट की डेफिनेशन है। स्पिरिट क्या है? देखिए ये जो हमने प्रोसेस अभी बात की थी, इसी प्रोसेस के अंदर ये जो हम यहाँ से डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकाल रहे हैं, दिस इज स्पिरिट। ठीक है। इसको जो हमने फिल्टर किया, यानी यहाँ से जो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाला, अब इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, फर्दर प्रोसेस किया जाता है मिक्सिंग का। इसके अंदर कुछ फ्लेवर्स मिक्स किए जाते हैं, कलर्स मिक्स किए जाते हैं, और थोड़ा टेस्ट के लिए और चीज़ें, कुछ और तरीके के चीज़ें ऐड की जाती हैं, देन इट बिकम्स, आप कह सकते हो जो कंज्यूमेबल लिकर है, शराब, ये तब बनती है। उससे पहले जो भी है ये क्या है, स्पिरिट है, ये प्योर अल्कोहल है, आप इस तरीके से समझ लें, जो OH कंपाउंड होता है आपका अल्कोहल, वो है ये। ठीक है साहब। तो स्पिरिट के डेफिनेशन में क्या आता है, मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट। डीनेचर्ड क्या होता है साहब? डीनेचर्ड का मतलब है मिलावट, तो चाहे उसमें मिलावट हो ना हो। स्पिरिट का मतलब क्या है? स्पिरिट का मतलब ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकला हुआ ऐसा लिकर, ऐसा एक पदार्थ जिसके के अंदर क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल उसमें प्रचुर मात्रा में है। फिर देखिए ताड़ी। ताड़ी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पाम ट्री से निकाला जाता है ताड़ी। ताड़ी की डेफिनेशन है आपको 22 के अंदर। तो आप देखिए, आप अपना अगर ग्रुप बनाना चाहें तो ग्रुप बना करके इसको याद कर सकते हैं साहब। देखिए
बियर हो गया आपका, फर्मेंटेड लिकर हो गया 10 में, 15 में हो गया लिकर आपका, 18 में हो गया पचवई और 21 में हो गया आपका स्पिरिट और 22 में हो गया ताड़ी। ठीक है, तो 1 10 15 18 21 22 ये आपका एक ग्रुप हो गया जो किसके बारे में है, अल्कोहल्स और अल्कोहल से रिलेटेड सारे जितने भी डेफिनेशंस हैं उससे। ठीक है साहब, तो शराब दारू से रिलेटेड जितनी डेफिनेशंस हैं वो इसके अंदर आ गई। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग, ये कहता है सब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। एक तो हो गया कि साहब शराब है, लिक्विड है, उसको हमने बनाया, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, तमाम तरीके से हमने एक लिक्विड बनाया। इसके अलावा ड्रग्स की भी बात की जाए, इस एक्ट के अंदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के बारे में भी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि साहब ये चीजें हैं, इनको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में लिया जाता है। इसके लिए भी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो है वो इसी लेजिस्लेशन में यानी राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर ही बताई गई है साहब। तो देखिए क्या है ये, सबसे पहले क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स मींस द लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द हेम्प प्लांट कैनेबिया स्टेबिया इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स नोन एज भांग, सीधी और गांजा। तो देखिए ये सब ये पौधा जो आप देख रहे हैं, भांग का पौधा, इससे चाहे आप भांग बनाएं, इस पौधे से निकलने वाला जो एक्सट्रैक्ट है, चाहे भांग हो चाहे गांजे के फॉर्म में हो, गांजे के फॉर्म में मतलब इसके जो फ्रूट्स हैं, इसके ऊपर जो आते हैं फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनसे जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बनता है जिसको कि सुखा करके और जो है उसको जला करके सिगरेट के तरीके से पिया जाता है, गांजा या चिलम में आपने देखा होगा इस तरीके से पीते हुए, तो दैट इज गांजा। कैनेबिस स्टेबिया का, कैनेबिया स्टेबिया का जो पौधा है, हेम्प प्लांट भी इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से निकलने वाला जो ड्रग है उसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग पहले कहा जाता है। ठीक है साहब, इसी तरीके से एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं चरस। देखिए अब चरस क्या है, इसी पौधे के आप मान लीजिए कि स्टेम से निकलने वाला एक लिक्विड होगा इस तरीके से। आपने देखा होगा कि कोई भी पौधा आप जैसे तोड़े तो उसके अंदर से लिक्विड आपको निकलते हुए दिखाई देता है ना, व्हाइट कलर का लिक्विड जो रबड़ के तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो इस पौधे में भी यही किया जाता है कि उसको लोग, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि उस प्लांट के इस मिल्क को निकाल के हाथों पे लगाया जाता है एंड देन फिर इसको छुड़ा करके जो एक मटेरियल बनाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग चरस। ठीक है, that is the resins obtained from the hemp plant which has not been submitted to any manipulation other than those necessary for packing and transport। तो बिना किसी मिलावट का सिंपलेस्ट प्रोसेस से बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको आप कहते हैं चरस साहब। ठीक, फिर एनी मिक्सचर with or without neutral materials of any of the above forms or intoxicating drug or any drink prepared therefrom। तो इन पदार्थों में कुछ और चीजें मिला करके, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स मिला करके उससे कोई लिक्विड बना दे या कुछ और चीजें बना दे, वो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आता है। फिर any other intoxicating or narcotic substance which the state government may declare by notification in the official gazette to be an intoxicating drug, such substance not being opium, coca leaf or manufactured drug as defined in Dangerous Drug Act 1930। तो साहब ओपियम को, कोकेन को, कोकोआ प्लांट जिससे कि कोकेन बनाई जाती है, कोकोआ को छोड़ करके, कोका लीफ को छोड़ करके, ओपियम को छोड़ करके और किसी और तरीके का कोई सब्सटेंस है डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंदर में जो आता है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के लिए क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है जो सेक्शन 3 की 14 में आपको मिलता है साहब। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन 3 के 14 में हो गई जिसके अंदर गांजा, भांग, ये सारी चीजें आती, मतलब हेम्प प्लांट से निकलने वाली चीजें और उसके उससे रिलेटेड वाली जो भी जिस तरीके का भी ड्रिंक है कोई, वो भी या उसको जिस भी तरीके से आप ड्रग की तरह कंज्यूम करते हैं वो सब। फिर देखिए 14A, 14 में था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, 14A के अंदर आपको मिलता है लैंस्ड पॉपी हेड। तो अभी हमने पीछे बात की थी ना अफीम के बारे में, ये है अफीम का साहब। तो ये जो आप पौधा देख रहे हो, आप ये व्हाइट, आप ये जो मिल्क देख रहे हैं, इसको ही सुखा करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इससे निकाल लिया जाता है थ्रू सम शार्प नाइफ या आप जो भी कह लें। जब यहाँ पे ये जम जाता है
इसको यहाँ से निकाल करके फिर देन उसको प्रोसेस करके आपका ये क्या कहते हैं अफीम बनाई जाती। मीन्स द कैप्सूल्स ऑफ द ओपियम पॉपी प्लांट, ये जो प्लांट है इसको कहते हैं हम लोग ओपियम पॉपी। ठीक, और इसी ओपियम पॉपी प्लांट से ये जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, सॉरी ये जो डेफिनेशन है वो किसके बारे में है, इस हेड के बारे में है। तो ओपियम प्लांट पॉपी का जो हेड है उसको ही कहा जाता है। वेदर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म और कट, चाहे कट कर दिया हो चाहे ओरिजिनल फॉर्म में, तो इसको इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है साहब कि इससे अफीम बनाई जाती है इस पॉपी हेड से। इस वजह से इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि लेजिस्लेशन ये जो एक्ट है इसको भी रेगुलेट करता है। फिर देखिए, कट क्रस्ट और पाउडर्ड फ्रॉम विच जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, जिससे कि जूस निकाला जा चुका है। फिर एक्साइज ग्रुप की जो डेफिनेशन है, यानी कि इसके अंदर जो अथॉरिटीज है बॉडीज है उनके बारे में साहब। ठीक है, तो देखिए अब एक एक्ट है, स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, जो कि एक राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से एक्साइज ड्यूटी जो पेबल है, जो जो किसी प्रकार का जो कर है इसके ऊपर लगता है, इसके प्रोसेस में, इसको बेचने बनाने मैन्युफैक्चर सेल में, उसके लिए एक अथॉरिटी या बॉडी होनी जरूरी है जो उसको वसूलने के बारे में बात करेगी, नियम कानून बनाएगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी इस लेजिस्लेशन का। तो वो इस प्रकार से है साहब। सबसे पहले एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से वो आर्टिकल हैं जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, यानी जिनके ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले स्पिरिट, फर्मेंटेड लिकर और एनी अल्कोहल लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। ठीक है साहब, तो कोई भी चीज जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, लिकर अल्कोहल जिसके अंदर है, वो सब क्या है, आबकारी के अंदर आती है, यानी एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं। इसके बाद कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ऊपर जो अभी हमने डेफिनेशन 3 के 14 में देखी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं साहब, एक्साइजेबल आर्टिकल्स है, उनके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी। स्टिल्स और अदर अप्लायंसेस फॉर डिस्टिलेशन, अभी आपने देखा पीछे हम बात कर रहे थे इस प्रोसेस की, तो ये जो स्टिल्स वगैरह है जिसके ऊपर इसको बॉयल किया जाता है, जहां से डिस्टिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी अपरेटस हैं जिससे ये शराब बनाई जाती है, वो सब के ऊपर क्या देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है साहब, फिर इसी प्रकार से आगे बात करें, फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन, तो फर्मेंटेड वॉश या अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन, जो इसमें लगने वाले और मटेरियल्स हैं, any other article which the state government may from time to time declare to be an excisable article for the purpose of this act, और भी इसके अलावा कोई भी और आर्टिकल जिसको कि राज्य सरकार बोल दे कि साहब ये क्या है, ये भी एक ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो भी लिया जाएगा इसके अंदर। फिर इसके अलावा क्या है, हेरिटेज लिकर, तो अभी अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ हेरिटेज लिकर के बारे में, यानी कि जो ऐसी चीजें हैं जो कल्चर से रिलेटेड है, बहुत समय से, बहुत पुराने समय से वहां पे हिस्सा है, जिनको बहुत समय से मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, उनको अब कौन सी कैटेगरी में डाल दिया गया है, हेरिटेज लिकर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। फिर इसके बाद देखा जाए, एक्साइज कमिश्नर कौन है साहब, एक्साइज कमिश्नर, अब इनको आप ग्रुप में याद कर लीजिए, 3 और 5 को एक साथ, 6 और 8 को एक साथ। 3 और 5 में क्या है, एक्साइज कमिश्नर, इसका मतलब क्या है, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। फिर 7 क्या कहता है, एक्साइज ऑफिसर, इसका मतलब क्या है साहब, कोई भी ऑफिसर या पर्सन अदर देन द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। ठीक है साहब, तो एक्साइज ऑफिसर का मतलब क्या है, जिसको सेक्शन 9 में अपॉइंट किया गया है, या जिसके ऊपर अगले सब सेक्शन में पावर दे दी गई है राज्य सरकार द्वारा कि वो एक्साइज ऑफिसर्स की ड्यूटी को निभा सकता है, उनकी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है साहब, अब इसके बाद दो डेफिनेशन 6 और 8 में, एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज रेवेन्यू। ड्यूटी क्या है, मींस एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इम्पोज्ड by or under this act on exercisable articles manufactured or produced in those parts of the state of Rajasthan to which this act extends। तो किसी भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे लगने वाले, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स पे लगने वाली जो ड्यूटी है एक्साइज की, उस ड्यूटी को क्या कहा जाता है, एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। फिर
रेवेन्यू का मतलब क्या है साहब? रेवेन्यू जिसको कि डिराइव किया गया हो या डिराइव किया जा सकता हो फ्रॉम एनी पेमेंट, ड्यूटी, फीस, टैक्स imposed other than a fine imposed by court of law or confiscation imposed or ordered under the provisions of this act। यानी कि आबकारी के अंदर टैक्स के फॉर्म में, रेवेन्यू के फॉर्म में, कन्फिस्केशन के फॉर्म में जितना भी कर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्साइज रेवेन्यू कहते हैं। सारा का सारा पैसा जो आ रहा है उसको एक्साइज रेवेन्यू कहा जाता है। इसके अंदर क्या नहीं आता? किसी न्यायालय द्वारा अगर फाइन लगाया गया उसको छोड़ करके बाकी सारी जो आय है वो किसके अंदर आती है? वो एक्साइज रेवेन्यू के अंदर आती है। फिर साहब देखिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो साहब इंपोर्ट 9, एक्सपोर्ट है 13। इंपोर्ट इन दोनों को भी आप इनफैक्ट इन तीनों को आप जो है एक साथ याद कर सकते हैं। 9, 13 और 25 को क्या है साहब? 9 है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब राजस्थान से बाहर लेकर के जाना, इंपोर्ट मतलब राजस्थान के अंदर लेकर के आना, सीधा सीधा सिंपल। और ट्रांसपोर्ट मतलब विद इन द राजस्थान एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे लेकर के जाना। आप मान लीजिए बगल से आप पंजाब से या हरियाणा से यहाँ कुछ लेकर के आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश से लेकर के आ रहे हैं, दिस इज इंपोर्ट। यहां से आप बाहर कुछ लेकर के जा रहे हैं, दिस इज एक्सपोर्ट। और विद इन राजस्थान आप कुछ लेकर के जा रहे हैं जैसलमेर से जयपुर तक, दिस इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है साहब? तो सब पे टैक्स लगता है, इंपोर्ट पे भी लगता है एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे भी लगती है और ट्रांसपोर्ट पे भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि साहब आप किसी बॉटल को एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते बिना ड्यूटी भरे हुए, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे आप। फिर देखिए आगे डीनेचर्ड। अभी आपने पीछे स्पिरिट के डेफिनेशन में देखा होगा, डीनेचर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो डीनेचर्ड क्या है? ऐसी चीज, मतलब एक ऐसा लिकर है जिसको कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, जो अब फिट नहीं है, उसके अंदर ऐसी मिलावट है जिस मिलावट को आप पी लें अगर या उसको कंज्यूम कर लें तो आपको क्या होगा? आपकी जान भी जा सकती है या कुछ और तरीके की इंजरी हो सकती है, नर्वस सिस्टम फेलियर हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है किसी प्रकार की। तो डीनेचर्ड का मतलब होता है ऐसा लिकर जो कंजम्पशन के लिए अब ठीक नहीं है, मींस मिक्स्ड with such substance and by such process as may be described under section 42 or in order to render any spirit unfit for human consumption। अनफिट हो चुका है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है सर? वेदर एज अ बेवरेज और एज मेडिसिन और इन एनी अदर वे व्हाटसोएवर। ठीक है? फिर उसी तरीके से 3A की डेफिनेशन है डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। ठीक है? एक ऐसी स्पिरिट जो कि डीनेचर्ड है, means any preparation of denatured spirit or alcohol and includes liquors, French polish and varnish prepared out of such spirit or alcohol। ठीक है साहब? तो डीनेचर्ड स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिचुअस प्रिपरेशन क्या है? एक ऐसा प्रिपरेशन जो अल्कोहल को डीनेचर्ड बना चुका है या डीनेचर्ड करने का जो मिक्सिंग का प्रोसेस है उसको कहते हैं। अब देखिए बनाने के प्रोसेस के बारे में क्या है? तो बनाने के प्रोसेस के बारे में भी 2-3 डेफिनेशंस हैं। आप देखिए सबसे पहले है आपकी डेफिनेशन एक मैन्युफैक्चर की 17, फिर इधर 23 और ये 17A। एक साथ इन तीनों को आप याद कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए ग्रुप बना दिया है जो आपके याद करने के पर्पज से है। तो सबसे पहले देखिए मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है साहब? एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल या आर्टिफिशियल by which any excisable article is prepared or produced wholly or partly and also reinstallation of every process for the rectification, reduction, flavoring, blending और coloring of liquor। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि साहब एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को अपना करके एक अल्कोहल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, लिकर को बनाया जाता है। तो उसमें आने वाले स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं? यानी कि एक रॉ मटेरियल है ग्रेन और वहां से उसके प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए लिकर तक पहुंचाना, यानी मान लो विस्की तक पहुंचा देना, इस पूरे प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कहा जाता है। ठीक है साहब? उसी तरीके से बॉटल, ये बॉटल क्या है? मीन्स टू ट्रांसफर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क और अदर रिसेप्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ सेल whether any process of manufacture or rectification be employed or not and bottling includes rebottling।
बॉटलिंग क्या है साहब? बोतल के अंदर डालना, बोतल में भरना। अब भाई साहब यहाँ से हमें अब हमारा जो है एक, आप मान लीजिए कि एक हमारा बैरल तैयार हो गया है ऑफ लिकर, इसके अंदर विस्की आपने बना ली है। अब इस बैरल, मान लीजिए ये बैरल है, ये 50 लीटर्स का है या 100 लीटर्स का है या कुछ भी हो, 500 लीटर्स का है या फिर 5000 लीटर्स का है, कोई भी क्वांटिटी में हो। अब इस क्वांटिटी में तो किसी व्यक्ति को सेल किया नहीं जाएगा, ठीक है? रिटेल सेल तो इस क्वांटिटी में होगा नहीं, रिटेल सेल तो छोटे-छोटे बॉटल्स में होगा, ठीक है? क्वार्टर में, हाफ में या फिर फुल में। तो फिर इस तरीके का ये जो प्रोसेस है, यानी कि इस बैरल से इसको निकाल करके छोटी बॉटल्स में भर देना, दिस इज बॉटलिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉटलिंग। नाम से ही, यानी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है साहब? तो बॉटलिंग किस में है? सेक्शन 3 के 23 में। इसके बाद आता है मोलेसेस। सब मोलेसेस क्या है? भाई साहब यही है जो, जब आप गन्ने का जूस निकालते हो, चीनी बनाने का जो प्रोसेस होता है कि शुगर केन जूस, और उसको बॉईल करके या उसको प्रोसेस करके उसके अंदर से चीनी आप निकाल लेते हैं। जो रेजिड्यू है, रिमेनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज मोलेसेस। और मोलेसेस को फर्दर प्रोसेस करके स्पिरिट बनाई जाती है, और इसी स्पिरिट को मिक्स करके फर्दर क्या बनाया जाता है? डिस्टिल करके, इसको प्रोसेस करके डिस्टिल करके स्पिरिट बनाते हैं। प्रोसेस करते हुए इसको क्या करते हैं हम लोग? इससे विस्की बनाते हैं, ठीक है? मतलब लिकर इससे बनाई जाती है फर्दर। तो ये मोलासेस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है साहब? इसके अलावा दो और डेफिनेशन है मिसलेनियस, इनको आप याद कर सकते हो, किसी ग्रुप में फॉल नहीं होती। प्लेस, प्लेस के अंदर क्या आता है साहब? इंक्लूड अ हाउस, बिल्डिंग, शॉप, रूम, बूथ, टेंट, वेसल, बोट, राफ्ट, व्हीकल एंड एनक्लोजर। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, प्लेस के अंदर क्या होता है? सिर्फ घर या टेंट नहीं है, रहने की जगह ही नहीं है, सामान रखने की जगह ही नहीं है, व्हीकल भी आता है। व्हीकल चाहे आप लैंड पे इस्तेमाल करने वाला व्हीकल हो, चाहे वो व्हीकल आपका जमीन पे इस्तेमाल करने वाला हो, या किसी भी प्रकार का और व्हीकल हो। तो व्हीकल भी है इसके अंदर। राफ्ट है, देखिए राफ्ट, बोट, वेसल, ये सब पानी में इस्तेमाल किया जाता है। टेंट, बूथ, रूम, शॉप, बिल्डिंग, ये सब प्लेसेस है जहाँ पे रहा जाए या फिर सामान रखा जाए, या किसी प्रकार का इंक्लोजर है, किसी प्रकार का आपका चार दीवारी आपने करी हुई है। फिर इसके बाद देखिए सेक्शन 3 का 24, तोला। तोला, देखिए यहाँ पे क्यों है ये डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन आपने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन अभी पीछे पढ़ी थी। तो ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, बेसिकली उसका जो रिटेल सेल होता है वो आमतौर पे इस क्वांटिटी में होता है, तोला की क्वांटिटी में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 11.638 ग्राम्स, ठीक है? तोला का मतलब कितना है? 11.638 ग्राम्स। अब अगर किसी एग्जामिनर को आपकी फिरकी लेनी होगी एग्जाम में, तो आपसे पूछ लेगा कि साहब इस ऐड के हिसाब से तोले का मतलब कितने ग्राम है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, संजू बाबा का फेमस डायलॉग है ना, 50 तोले वाला। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि साहब 50 नहीं, 24। तो 3 का 24, 24, इसके अंदर ये डेफिनेशन है। इसका वेट कितना होता है? 11.638 ग्राम, यानी 10 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, इट इज अबव 10 ग्राम्स। चलिए साहब, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 1 में अभी हम डेफिनेशंस देख रहे थे, इसके अंदर सेक्शन 4, 5, 6, 7 भी है। जो बेसिक बातें करता है, कहता है कि साहब जितना भी एक्साइज वगैरह का है, उसके लिए क्या एक्साइजेबल आर्टिकल है, किस पे एक्साइज कितना लगेगा, ये सब कौन बताएगा? राज्य सरकार बताएगी। जितने भी मैटर्स होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा, उनसे रिलेटेड सब जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं? वो राज्य सरकार के पास। यानी आगे दिए हुए जो प्रोविजंस हैं उनके लिए एक बैकग्राउंड बनाने का काम जो है 4, 5, 6 और 7 करते हैं, ठीक है सर? 7 बेसिकली सेविंग के बारे में भी बात करता है। अब सेक्शन 8, यहां से आपकी स्टोरी शुरू होती है। सबसे पहला ये देखिए सेक्शन 8, ये कहता है कि साहब कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट किसके पास है? एक्साइज कमिश्नर के पास है, सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे देखिए आपको यहाँ पे क्या बता दिया जा रहा है कि साहब एक्साइज एक्ट के अंदर एक डिपार्टमेंट होगा जिसको हम कहेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट।
काम क्या है एक्साइज डिपार्टमेंट का? एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है कि साहब इस एक्ट के तहत जो प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है साहब। यानी कि एक्साइज से रिलेटेड एक्साइज कलेक्ट करना, परमिट देना, लाइसेंस देना, ये सब ये डिपार्टमेंट काम करता है। और ये डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल में होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कमिश्नर का, एक्साइज कमिश्नर का, ठीक है। तो इसका जो आयुक्त है, एक्साइज आबकारी का जो आयुक्त है, वो हेड करता है इस डिपार्टमेंट को। यस, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसके डायरेक्शंस होते हैं, उसके बेसिस पे ये काम करते हैं। फिर देखिए साहब, सेक्शन 9 बात करता है अपॉइंटमेंट्स करने के बारे में। कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाना है। किसका किसका अपॉइंटमेंट किया जाना है साहब? स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट। पहला, किसको अपॉइंट किया जाएगा? अब हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर हेड जो है उसको अपॉइंट करना है, तो एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा एंड एज मेनी एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स, जितना कि राज्य सरकार चाहे। तो सबसे पहले पूरे टॉप पे एक्साइज डिपार्टमेंट या पूरे राज्य में सबसे टॉप पे कौन होगा? एक्साइज कमिश्नर होगा। उसको हेल्प करने के लिए उसके साथ में और एडिशनल अपर अतिरिक्त आयुक्त जो होंगे वो सारे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद और किसको किसको अपॉइंट किया जाएगा? देखिए, ये जो 91A है, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था 2007 के अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। जो अभी एक इसमें प्रॉब्लम ये है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस बात पे गौर करिएगा। ये जो 2007 का अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट यहाँ पे ये चेंज बता चुका है, वो चेंज वाला मैंने लिखा है। कुछ वेबसाइट्स पे जहाँ से हम एक्ट डाउनलोड कर रहे हैं या डाउनलोड करते हैं, वहां पे उन्होंने और चेंजेस किए हैं 2007 के या 2020 के अमेंडमेंट से, लेकिन वहां पे उन्होंने इसको नहीं किया अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये अमेंडेड है, यहाँ पे चेंज हो चुका है। डायरेक्टर एनफोर्समेंट, इसको अपॉइंट किया जाएगा। स्पेशल डायरेक्टर एनफोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर एनफोर्समेंट, ज्वाइंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट, जोनल डायरेक्टर एनफोर्समेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर एनफोर्समेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट, इतने लोग होंगे। डायरेक्टर होगा एनफोर्समेंट का, प्रवर्तन का, स्पेशल डायरेक्टर होगा, ज्वाइंट डायरेक्टर होगा, एडिशनल डायरेक्टर होगा, डेप्यूटी डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है, और जोनल भी होगा। तो इतने सारे डायरेक्टर्स हो गए एनफोर्समेंट के। फिर डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज कमिश्नर होगा। ये जो डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर है, इसको आप देखेंगे जोन में, ठीक है, डिवीजन में, सॉरी, एक डिवीजन को हेड करते हुए। और फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होगा, इसको आप देखेंगे हेड करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है साहब। फिर इसके अलावा अदर इंफीरियर ऑफिसर्स यानी अदर ऑफिसर्स होंगे जो यहाँ पे इनको हेल्प करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक एरिया के अंदर काम कर रहे होंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसका सेक्शन 2 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर, जितनी भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में बता रखी है, उन पावर को वो डिलीगेट कर सकते हैं टू एक्साइज कमिश्नर। और एक्साइज कमिश्नर अपनी पावर्स को भी, अपनी लिमिटेड पावर्स को, अपनी पावर्स को, डिलीगेटेड पावर को नहीं, अपनी पावर को डिलीगेट कर सकता है किसी और ऑफिसर के पास। तो ये हो गया साहब आपका एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल के बारे में। इसके अंदर देखिए एक और अमेंडमेंट है, 9A भी सब्स्टिट्यूट किया गया था। 9A में कुछ बातें सब्स्टिट्यूट की गई थी। उसके अंदर क्या है? अपील के बारे में। एक्साइज ऑर्डर किसका होगा? किसी भी एक्साइज ऑफिसर का होगा। इसकी अपील कहाँ लाई करेगी? एक्साइज कमिश्नर के पास। मान लीजिए कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ एक्साइज ने एक आदेश पारित किया किसी व्यक्ति के लाइसेंस या परमिट से रिलेटेड। वो व्यक्ति एग्रीव्ड है, वो कहाँ अपील करेगा? वो अपील करेगा टू एक्साइज कमिश्नर। उसी तरीके से एक्साइज कमिश्नर का कोई आदेश है, एक्साइज कमिश्नर ने आदेश दिया है, राज्य का हेड है, उसके अगेंस्ट भी अपील लाई करेगी। कहाँ पे? राजस्थान टैक्स बोर्ड के सामने। बोर्ड ऑफ टैक्स जो है राजस्थान का, उसके सामने। यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिखा होगा कुछ लोगों की बेयर एक्ट में, दैट हैज बीन अमेंडेड और उसको चेंज करके राजस्थान टैक्स बोर्ड कर दिया गया है। फिर ऑर्डर ऑफ एक्साइज कमिश्नर, इसका रिवीजन लाई करेगा। एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन भी लाई करता है। ये कहाँ पे? वही राजस्थान टैक्स बोर्ड में। तो ऑफिसर्स जितने भी हैं उनका अपील कहाँ लाई करेगी? अपील लाई करेगी बिफोर द कमिश्नर। कमिश्नर इसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट में रिवीजन और अपील दोनों ही लाई करेगी बिफोर टैक्स बोर्ड। फिर साहब, अगर अपील किसी को करनी है, रिवीजन नहीं, अपील के बारे में कि अगर अपील करनी है
तो 75% अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, पहले जमा करना पड़ेगा जितना भी डिसाइड किया गया है इन मैटर। और मान लो डिप्टी डायरेक्टरेट के आदेश में है कि साहब इतना रेवेन्यू आपको भरना है जो आपने नहीं भरा है, उसका 75% अमाउंट जब आप जमा कर देंगे तब आप अपील कर पाएंगे। अपील करने के लिए कहीं से भी कितना समय है, 60 दिन का समय है आपके पास अपील करने के लिए, अगर आपको अपील करनी है तो। उसी प्रकार रिवीजन अगर करना है, एक्साइज कमिश्नर का आदेश है, आप टैक्स बोर्ड के सामने रिवीजन डालना चाहते हैं, आपके पास 30 दिन का समय है। ठीक है साहब। फिर देखिए, चेक पोस्ट बनाने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 1 मिनट इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, चेक पोस्ट के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 10A है। कौन सा? 10A। ये बात करता है एक्साइज कमिश्नर बनाने के सॉरी चेक पोस्ट बनाने के बारे में। तो आसान शब्दों में मैंने लिख दिया है, सेक्शंस पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। इस्टेब्लिश कौन करेगा चेक पोस्ट? एक्साइज कमिश्नर करेगा चेक पोस्ट को, ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करके करेगा, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू करेगा। एक्साइज ऑफिसर जो उस एरिया में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होगा वो उस चेक पोस्ट का इंचार्ज होगा, जो भी चेक पोस्ट लगा होगा उस चेक पोस्ट का इंचार्ज कौन होगा? इस तरीके से आपने देखा होगा ना। चेक पोस्ट, तो इसका इंचार्ज कौन होगा? वो एक्साइज इंस्पेक्टर या ऑफिसर जो भी हो वो इसका इंचार्ज होगा। फिर और क्या होगा? जो पहले से चेक पोस्ट लगे हुए हैं, बने हुए एग्जिस्टिंग है, उनको डिक्लेयर भी कर सकता है एक्साइज कमिश्नर एज अ चेक पोस्ट, उसको 10A में एस्टैब्लिश चेक पोस्ट ही मान लिया जाएगा। फिर देखिए ड्यूटी ऑफ ड्राइवर क्या है साहब? ड्राइवर की ड्यूटी, ड्राइवर अपने साथ कैरी करेगा परमिट, पास, बिल और बिल्टी। तो जो भी माल उसकी गाड़ी में है उसका परमिट होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिट चाहिए होगा, वो परमिट, उससे रिलेटेड जो भी पास है कि भाई एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जाने का पास है, बिल है उस सामान का परचेज होगा तो बिल होगा, बिल्टी होगी यानी जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक जो कागज दिया जाता है कि साहब हाँ क्या माल है, कितना पैकेट्स है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका जो डिटेल्स है वो सारी चीजें। फिर उसकी ड्यूटी है ड्राइवर की इन चेक पोस्ट पे स्टॉप करने की व्हीकल और कैरियर को। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की ड्यूटी है। और फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स चेक कराने की, इंस्पेक्शन और गुड्स को इंस्पेक्ट कराने की। तो यानी कि एक चेक पोस्ट लगा है, गाड़ी ट्रांसपोर्ट या कैरियर कोई व्यक्ति लेकर के जा रहा है, ड्राइवर की ड्यूटी ये है वहां पे रोकना, आपने डॉक्यूमेंट सारे उसके साथ में कैरी करना, उन डॉक्यूमेंट्स को और गुड्स को इंस्पेक्शन कराना उसके सामने, मतलब जो भी इंस्पेक्टर या जो भी ऑफिसर वहां पे हुए इंचार्ज, और वहां पे गाड़ी रोकना है, भगाना नहीं है, उसकी ड्यूटी है सेक्शन 10A में चेक पोस्ट के हिसाब से। अच्छा, जहां पे जो भी आप ड्यूटी अभी देख रहे हैं आगे चल के हमें पता चलेगा ऑफेंसेस के अंदर कि भाई नहीं करते तो ऑफेंस है वो और उसकी सजा मिलेगी। एक्सप्लेनेशन, व्हीकल के अंदर एनिमल भी आता है, तो ऐसा नहीं है साहब कि आप सिर्फ गाड़ी या मोटर व्हीकल लेकर के जा रहे हैं तो ही आप जो है आपको ये ड्यूटी आपको निभानी है। अगर आप ऊंट से, घोड़े से, खच्चर से, एनिमल के थ्रू, बैलगाड़ी से भी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, ये वाला प्रोसेस अपनाना है। ठीक है साहब। अब देखिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सेक्शन 11 कहता है इंपोर्ट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से आपने परमिशन ना ली हो। स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ग्रांट करेगा, जनरल या स्पेशल कर सकता है। सारे इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स के लिए सब्जेक्ट टू कंडीशंस इम्पोज्ड एंड बॉन्ड पेड, जितना भी आपने ड्यूटी है वो पे कर दिया हो तो आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, या उस ड्यूटी के लिए बॉन्ड दे दिया हो कि साहब हम ये पैसा जमा कर देंगे, ऐसा बॉन्ड भर दिया हो तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक्सपोर्ट, जब तक आपने ड्यूटी ना पे की हो तब तक आप, या बॉन्ड ना एग्जीक्यूट किया हो तब तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है साहब? प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में शराब को ले आना या ले जाना, या किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसपोर्ट करना, मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, कोई राइट्स हैं, वॉर की सिचुएशन है, कोई और प्रकार की कोई समस्या है, कोई और इलेक्शंस हैं, कुछ भी है, तो ऐसे में रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, रोका जा सकता है। ठीक है साहब। फिर
नेसेसरी होगा पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। देखिए अब चैप्टर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 4 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो साहब सबसे पहले इसका सेक्शन 16 है। ये बात करता है सेक्शन 16 की, आप क्या है, एक्साइज कमिश्नर है, ऑफिसर है, वो लाइसेंस ग्रांट करेगा। ठीक है, किस किस चीजों के लिए वो लाइसेंस ग्रांट करेगा इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी मैन्युफैक्चर्ड। एक्साइजेबल आर्टिकल यानी जो हमने डेफिनेशन में एक्साइजेबल आर्टिकल्स देखे थे वो सारे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, सारे प्रकार के लिकर, उन सब के लिए एक्साइज कमिश्नर क्या देगा, लाइसेंस देगा। फिर इसके बाद साहब कोई भी हेम्प प्लांट कैनबिस स्टेविया शैल बी कल्टीवेटेड। अगर इसको कल्टीवेट करना है, आपको पौधा उगाना है भांग का, तो लाइसेंस चाहिए होगा फ्रॉम द कमिश्नर। फिर नो पोर्शन ऑफ द हेम्प प्लांट कैनबिस फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड शैल बी कलेक्टेड। तो हेम्प प्लांट कलेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब हेम्प प्लांट से कोई ऐसा प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं किया जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी चरस और गांजा। फिर नो लिकर शैल बी बॉटल्ड फॉर सेल। बॉटलिंग भी नहीं होगी विदाउट लाइसेंस। यानी आप देख रहे हैं कि हर एक स्टेप के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। नो ताड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री शैल बी टैप्ड, यानी आप वो मटकी लगाएंगे नहीं ऊपर ताड़ी निकालने के लिए। नो ताड़ी शैल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री, ड्रॉ नहीं करेंगे। और इसके अलावा no person shall use, keep or have in his possession any materials, still, utensil, implement, instrument, apparatus, whatsoever for the purpose manufacturing of excisable articles. तो मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी प्रोसेस के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उन सब का भी कोई अपने पास रखेगा नहीं विदाउट द लाइसेंस फ्रॉम द एक्साइज कमिश्नर, उनसे लाइसेंस चाहिए होगा। फिर इसके बाद साहब बाकी चीजें क्या है, एस्टैब्लिशमेंट और के लिए डिस्टिलरी या वेयर हाउस के स्टैब्लिशमेंट के लिए लाइसेंस। ठीक है, अब देखिए एक्साइज कमिश्नर में पहला क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश अ डिस्टिलरी और पॉट स्टिल इन विच स्पिरिट में बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ लाइसेंस। और क्या कर सकता है, डिसकंटिन्यू डिस्टिलरी और पोस्ट स्टिल सो एस्टैब्लिश। तो कोई डिस्टिलरी लगी हुई है जहां पे शराब बनाई जा रही है, लिकर बनाया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए दे सकता है, उसको डिसकंटिन्यू करने का आदेश दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डिस्टिलरी। इस तरीके की डिस्टिलरी या भट्टी बनाने के लिए, पॉट स्टिल या ब्रूवरी बनाने के लिए जहां पे बियर बनती है, इन सब के लिए क्या कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है। इस्टेब्लिश और लाइसेंस ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस जहां पे ये प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, उसके लिए। फिर डिसकंटिन्यू एनी वेयर हाउस सो एस्टैब्लिश, तो कोई वेयर हाउस पहले से बना हुआ है उसको डिसकंटिन्यू करना मतलब बंद कर देना, ऐसा आदेश दे सकता है वो, वेयर हाउस हो या डिस्टिलरी हो कोई भी। फिर साहब परमिट्स एंड लाइसेंस किस किस चीज के लिए जरूरी होती है, आपको रिमूवल करना है। मान लीजिए एक वेयर हाउस है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसके अंदर लिकर बन चुका है, वहां से वेयर हाउस ले जाना है या वेयर हाउस से बाहर निकाल के सेल में भेजना है होलसेलर के पास, रिटेलर के पास। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने ड्यूटी पे कर दी हो बाहर भेजने की। जब तक आपने ड्यूटी ना पे की हो, एक्साइज ड्यूटी या बॉन्ड एग्जीक्यूट किया हो, 18 कहता है कि साहब आप इसको रिमूवल नहीं कर सकते। उसी तरीके से 19 कहता है पोजेशन ऑफ क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ सेक्शन 5 परमिट रिक्वायर्ड। तो आप अगर मान लीजिए कि सेक्शन 5 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि रिटेल सेल के लिए आपके पास 100 बोतलें हो सकती हैं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए एक बार में आपके पास 2 बोतलें हो सकती हैं, या होलसेल में इतना हो सकता है, आपके पास उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा होने के लिए आपके पास परमिट होना जरूरी है, परमिट नहीं होगा तो देन यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस। फिर उसी तरीके से सेल ओनली बाय लाइसेंस एज पर द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस। 20 और 21 कहते हैं, सेक्शन 20 कहता है कि साहब लिकर का सेल सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के बेसिस पे ही हो सकता है। और 21 कहता है सेल आप करेंगे उन कंडीशंस के हिसाब से जो इम्पोज की गई हैं उस लाइसेंस के अंदर, उसके उससे इतर आप किसी तरीके का अल्कोहल नहीं बेच सकते। चलिए इसके बाद देखिए प्रोहिबिशन ऑन सेल या एम्प्लॉयमेंट। ये 2 सेक्शन से देखिए प्री में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पीछे। तो सेक्शन 22 कहता है कि साहब आप किन लोगों को सेल नहीं करेंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शंस में है, 18 इयर्स का कोई व्यक्ति, अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति,
या फिर सोल्जर हो ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म। लेकिन इसके साथ थोड़ी और बातें हैं कि साहब अगर उसके जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने जो है लिख करके दे दिया है कि दे सकते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन तीनों लोगों को दारू बेच नहीं सकते हैं राजस्थान के अंदर। 18 साल से कम का व्यक्ति हो, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो या सोल्जर हो इन यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी। उसी तरीके से सेक्शन 23 कहता है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा साहब। किसका नहीं होगा? किसी बच्चे का, लेपर का या पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा जहां पे दारू सर्व की जाती है। उसी तरीके से वुमेन को भी वहां पे एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, लेकिन वुमेन को एम्प्लॉय करना है तो आपको एक्साइज कमिश्नर की प्रीवियस परमिशन चाहिए, प्रीवियस रिटन अप्रूवल फ्रॉम द एक्साइज कमिश्नर अगर है तो फिर उस जगह पे फीमेल पर्सन को भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। ठीक है साहब, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लास्टली इस चैप्टर का चैप्टर 4 का सेक्शन 24 ये कहता है एक्साइज कमिश्नर में ऑर्डर ग्रांट ऑफ स्पेशल प्रिविलेज ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल। तो किसी एक व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज दे सकती है, एक्साइज कमिश्नर दे सकता है कि वो ही सिर्फ यहाँ पे इस प्लेस पे या इस जगह पे या इस तरीके की दारू सिर्फ यही व्यक्ति बनाएगा या यही व्यक्ति सेल करेगा, ऐसा प्रिविलेज दिया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये जो बॉटल्स हैं, दीज आर हेरिटेज लिकर्स, जो पीछे हमने बात की थी हेरिटेज लिकर के बारे में। क्या है? महारानी मंदसौर, ऐसी और भी हैं बहुत सारे जो हेरिटेज लिकर में आती है। तो ऐसा प्रिविलेज दिया जा सकता है कि साहब ये पर्टिकुलर अल्कोहल को यही व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर सकता है या यही एक व्यक्ति है जो इसकी सेल कर सकता है। तो स्पेशल प्रिविलेजेस सेक्शन 24 में दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे जिसके अंदर हम फर्दर जो और ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स है वो चैप्टर एंड देन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वाला यानी चैप्टर 9 उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे इजी ट्रिक्स के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया हो। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशंस में लाइव लेकर के आऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी एकदम ही नया है हमारा चैनल, तो ग्रो कराना है आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इस तरीके की वीडियोस और बनाऊं तो आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को शेयर भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए कि वो थोड़ा सा एनकरेज करें मुझे ताकि मैं और वीडियोस और लाइव भी आ सकूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम भी बताइएगा कि आप कितने बजे लाइव चाहते हैं ताकि मैं इन सेशंस को लेकर के आ सकूं आपके लिए। हम एमसीक्यूज भी करेंगे सारे ही लेजिस्लेशंस जितने भी आपके राजस्थान एपीओ के लिए चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो है जंक्शन जुडिशरी इस पे भी मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन केस आपको कोई डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप मी और टेलीग्राम इस नंबर से। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप और कौन कौन से वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।